नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बातचीत होगी, क्योंकि राज्य अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक ये समझ चुका है कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। और वो दावे के साथ कह रहे हैं कि मुसलमान अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि खुद बीजेपी में भी फूट है और हिंदू अब समझ चुका है कि किस तरीके से सनातन विरोधी सरकार है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम श्रीवास्तव साहब हैं, विश्लेषक के तौर पर राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं राम जी, एक बार फिर आप चर्चा में शामिल हुए। जुहैर तुराबी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जुहैर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। जुहैर साहब, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते सबसे पहले आप ही के पास आता हूं, फिर इसका विश्लेषण करेंगे। क्या कहने का मतलब है दानिश अंसारी साहब का, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी पिछले दिनों हम देख रहे हैं, जहां कांग्रेस में आर पार की लड़ाई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आर पार की लड़ाई देखने को मिली। इमरान मसूद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी में जो हमने भाषणबाजी देखी है, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा चेहरा समाजवादी पार्टी में बन गए हैं जिसका तोड़ निकालना होगा, या फिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा बन के रह जाएंगे? नहीं, देखिए, हर जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी भले ही मास लीडर मुसलमानों के ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि वो संगठन के एक बहुत ही शानदार संगठन करता है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह के जमाने में शिवपाल यादव के संगठन के मामले में, उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी में सिद्दीकी उसी तरीके से संगठन के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को संगठन स्तर पे भले ही वो उत्तर प्रदेश में उनका उपयोग समाजवादी पार्टी करे, तो वहां पे वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में साबित हो सकते हैं, क्योंकि भले ही वो मास लीडर ना हो मुसलमानों को, लेकिन वो तमाम जो छोटे छोटे जो सामाजिक समीकरण बहुजन समाज पार्टी ने साधे थे 2007 में, उनमें कहीं ना कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बहुत बड़ा रोल था। और जो तमाम जातीय जो समितियां थी या उनके जो बैठकें होती थी, उनमें उसमें भी नसीमुद्दीन का बहुत बड़ा रोल था। तो इस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। और रही बात दानिश अंसारी ने जिस तरीके से उनका विरोध किया या उनको ये बताया कि वो समाजवादी पार्टी के लिए कोई असर नहीं है, तो ये उनका अपना आकलन हो सकता है। लेकिन ये उन्होंने शायद इसी वजह से कहा हो कि वो एक मास लीडर नहीं है, इस वजह से वो समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत उपयोगी नहीं है। लेकिन जहां तक उनकी उपयोगिता की बात है, तो उनकी उपयोगिता उनके संगठन के जो है कामों के लिए मुझे लगता है समाजवादी पार्टी उनका उपयोग करेगी। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए वो उपयोगी साबित हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी का सवाल कहीं ना कहीं बवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी को डर है कि कहीं ना कहीं मुसलमान वोट बैंक उनसे छिटक ना जाए। राम जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अगर मैं वोट बैंक की बात करूं तो समाजवादी पार्टी का हम हमेशा से कहते रहे हैं कि मुसलमान वोट बैंक रहा है। और जो लोकसभा में हमने देखा है, लोकसभा चुनाव जब हुए तो एक मुश्त मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। लेकिन राम जी, आप हमेशा से कहते रहे हैं कि विकास की बात को भी अब मुसलमान समझने लगा है, अल्पसंख्यक समझने लगा है कि बीजेपी किस तरीके से विकास कर रही है और किस तरीके से हमें दूसरी पार्टी या बीजेपी की ओर शिफ्ट होना है। क्या लगता है आपको, जो उत्तर प्रदेश की सियासत है जिसमें आर पार की लड़ाई मुसलमानों को लेकर हो रही है, क्योंकि बीजेपी तो कहती है मुसलमानों का वोट हमें मिलता नहीं, लेकिन क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी से और कई कद्दावर नेताओं से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती है जिसका बीजेपी काट निकालने की कोशिश कर रही है? देखिए, जो परिस्थिति बनने की स्थिति आप सोच रहे हैं, उसमें मुझे बहुत गहरी शंका है। कारण ये है कि आज से 10 साल पहले तक के आप आंकड़े देखें तो मुस्लिम समुदाय जो 19% आबादी का कुल क्षेत्र है, उसमें 71% मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन के बाद छोड़ दी है, और उसमें से अधिकांश जो है अशिक्षित हैं, किसी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं। और जहाँ तक उनकी सामाजिक स्थिति का सवाल है, 10 साल पहले की आंकड़े बताते हैं क्लियर कट कि वहाँ पर 48% भूमिहीन
मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और न केवल इतने 81% लोगों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है और स्वरोजगार की स्थिति बहुत ही नाजुक है। ऐसी स्थिति में अब जब कृषि कम हो रही है, मजदूर बढ़ते चले जा रहे हैं, स्वरोजगार नहीं मिल रहे हैं, अभी तक कभी भी किसी भी पार्टी ने इनके हितों की रक्षा नहीं की है। और ये चीज अब जो है कोरोना के बाद और उसके पहले जो जी कल्याणकारी योजनाएं यहाँ पर चली हैं, उनसे स्पष्ट हो गया है कि जो मासिक आय किसी जमाने में एक व्यक्ति के लिए जो खर्च होता था 700 रुपए के आसपास, अब जो है सरकार उनको फ्री राशन की भी सुविधा दे रही है, गरीबों को ऊपर उठाने की भी योजना कर रही है। इन सब चीजों का सीधा असर पड़ रहा है। देखिएगा, वो एक सोचने की बात है कि जब गैर कृषि क्षेत्र में आप अगर देखेंगे कि रोजगार 26% के करीब मुस्लिम समुदाय को मिल रहे हैं, वो भी ठीक कौन है। से मिल रहे हैं? राम जी, आपने 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 बिल्कुल सही आंकड़ा दिया कि इतना इतना मुस्लिम को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में और विकास की बात हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को जब हम समझते हैं तो जात पात के बिना कोई पॉलिटिशियन सड़क पर उतरता ही नहीं है। वो बात करेगा कि आप दलित हैं, आप मुसलमान हैं, आप ये हैं, वो हैं। मैं इतना समझना चाह रहा हूं कि अभी अगर मुसलमानों की अगर हम बात करें तो मुसलमान क्या विकास को लेकर बात कर रहा है? तो क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़ने की भी बात कर रहा है? क्योंकि विकल्प ओवैसी भी बन सकते हैं। ओवैसी ने जिस तरीके से बिहार में सीमांचल में परचम लहराया, अब वो कह रहे हैं कि सभी सीटों पर हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। तो क्या मुसलमानों का विकल्प कोई और पार्टी बनेगी समाजवादी पार्टी से खफा होकर? क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जालीदार टोपी की बात करती है, विकास की बात नहीं करती। देखिए, जातिवादी जो भी मांगे उठ रही है या समुदाय इकट्ठे हो रहे हैं वोट बैंक के लिए जो आह्वान कर रहे हैं, मेरा अपना विचार ये है कि मुस्लिम समुदाय अब काफी कुछ समझ चुका है, इतने दिन भुगत चुका है। ओवैसी की एक बात उनको बड़ी गहराई तक गई है कि अभी तक मुस्लिमों का यूज दरी बिछाने के लिए किया गया है। अब वो उनका बात उनके समाज के प्रति उनको वोट देने की हो या ना हो, पर ये बात सही है कि इनका उपयोग जो है दरी बिछाने के लिए ही किया गया था। इनका लाभ उठाया है लोगों ने, लेकिन इनके हित में कुछ काम नहीं किया। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार की जो नीति है विकास दर वाली, उसमें जातिवाद और धर्म का वो नहीं देखा गया है। अगर शुरू में ही ऐसा देख लिया गया था, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं होती, तो वहाँ इतना आतंकवाद नहीं पनपता, वहाँ गुंडागिर्दी नहीं होती, बड़े बड़े जो मुस्लिम नेता हैं उनको जेल के अंदर ठूसकर गोली से नहीं उड़ा दिया गया होता है। ऐसी स्थिति निर्मित करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, वहाँ की राजनीतिक दल है जिन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुस्लिम समाज से बड़े बड़े नेताएं बनाए और उन्होंने उनका गुंडों का आश्रय लिया, और ये चीज आम जनता को समझ में आ गई है। निश्चित रूप से जिस तरह से गुंडों का सफाया किया, उसमें ना हिंदू गुंडे भी हैं, उसमें मुस्लिम भी है और सभी तरह के लोग हैं। वहाँ किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया गया है। जो कोर्ट सजा देती है उसको भुगतना पड़ता है, और यही एक कारण है एनकाउंटर जिस तरह के भी हो रहे हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है। गुंडा माना गुंडा, उसकी परिभाषा गुंडा ही है, और अगर वो अपराध करता है तो उसको सजा भुगतने के लिए कानून अपना कदम उठा रहा है। ये चीज आम लोगों को समझ में आ गई है। मेरे ख्याल से इससे ना समाजवादी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बहुजन समाज पार्टी, कोई इससे प्रभावित नहीं होंगे, और ये समुदाय जितना भी है अब पढ़े लिखे कम से कम उसमें जो चीज समझ चुके हैं वो राष्ट्रीय विकास के ध्यान में रखते हुए अपना मतदान करेंगे। ऐसा मेरा विचार है। ठीक है ज़ुहैर तराबी साहब, क्या राम जी की बात से आप सहमत हैं? और सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा हो, जिससे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। अब दानिश अंसारी साहब की अगर बात करें तो दानिश अंसारी साहब जिस तरीके से मैदान में उतरे हैं, आपको लगता है कि मुसलमानों की जिस तरीके से बार बार वो बात कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम वोट बैंक दानिश अंसारी की बात को समझेगा और समाजवादी पार्टी से छिटकता नजर आएगा? देखो, जो भी चुनाव में जाता है वो जीतने की उम्मीद से जाता है। अब जीतने के लिए जो भी हथकंडे हो, साम दाम गंड भेद, वो अपनाता है। हम जो है आपकी बीजेपी को भी इससे अछूता नहीं मान सकते हैं। वो अपने स्तर पर जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो अपना तरीका है, लेकिन जो विकास वाला मुद्दा है वो खुलेआम सबको पसंद आता है। इसीलिए मुझे अनुमान है कि जातिवाद से ऊपर उठकर कल्याणकारी योजनाओं पर ही मतदाता ध्यान देगा, और देना भी चाहिए। यही राष्ट्र के हित में है। और सबसे बड़ी चीज जो है, ऑपरेशन सिंदूर का असर जो है
ये कुछ पार्टी के लोग इसको जी मुस्लिम विरोधी बताकर एक अपना वोट बटेरने की प्रयास कर रहे थे, वो इसकी आलोचना कर रहे थे। लेकिन आम आदमी को समझ में आया कि आज पाकिस्तान की जो दुर्गति हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि वहाँ पर जो है जो कट्टरवादी थे, आतंकवादी थे, उन्होंने ये कोहराम मचा रखा है। उसकी आड़ में वहाँ की जी सेना के अफसरान वगैरह भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं और विदेशों में अपनी धन संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं जनता के हित का, उनको कतई ध्यान नहीं है। यही एक कारण है कि पाकिस्तान आज कंगाली की स्थिति में आ चुका है, भिखमंगे बन चुके हैं वहाँ के लोग, विदेशों से भगाए जा रहे हैं। ये सब चीजें भी असर करेंगी मतदान में, विशेषकर उन लोगों को जो मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ जो ऑपरेशन सिंदूर है जिसका कि दुरुपयोग कुछ लोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो अहम मुद्दे हैं, हाँ, चुनाव में जो अहम मुद्दे हैं, चाहे फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, विकास की बात हो, वही जब बताया जाता है तो कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को भी अब प्रभावित हो रहा है कि मुसलमान वोट बैंक की हम बात करें। राम जी से मेरा सवाल था कि क्या बीजेपी मुसलमान वोट बैंक को उसका बिखराव चाहती है, क्योंकि दानिश अंसारी साहब को इसलिए मैदान में लगाया गया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप देखिएगा कि मुस्लिमों की जहां तक बात की जाती है तो बीजेपी में उतने मुस्लिम नेता नहीं है और बीजेपी ना उतने मुस्लिम नेताओं को टिकट देने की बात करती है। तो क्या दानिश अंसारी का एक्टिव होना यही दर्शा रहा है कि समाजवादी पार्टी में बिखराव हो, उसके मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव हो, और इसलिए बताया जा रहा है कि मुसलमानों को दरी बिछाने का काम मिलता है, मुसलमानों का विकास समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया? नहीं, देखिए, ये बीजेपी भले ही ये टैक्टिक्स बीजेपी का हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवैसी हैं, ये नैरेटिव मुसलमान जो खासतौर से युवा जो मुस्लिम है उनके दिल दिमाग में उन्होंने वो नैरेटिव फिट कर दिया है। और जो युवा मुसलमान है वो भी अब भागीदारी की बात करता है। वो भी चाहता है कि भाई जो सत्ता या जो भी चीज है उसमें उनको भी उतना ही सम्मान मिले, उतनी भागीदारी मिले। तो वो कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को खुद ही अपना रहा है। वो मुसलमान अब अपनी लीडरशिप चाहता है। उसने देखा कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को जहां ये लोग बीजेपी से लड़ रहे थे या इस तरीके का उन्होंने बनाया नैरेटिव तमाम सेकुलर पार्टियों ने कि बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है वरना वो संविधान खत्म कर देगी। उन्होंने देखा कि हमने भर भर के वोट दिया उनको, लेकिन उन्होंने मैं यहाँ पे आपको टोकूंगा, एक सवाल लूंगा ज़ुहैर साहब। हाँ ज़ुहैर साहब, आपने जिस नैरेटिव की बात की है, क्योंकि मैं बाद में राम सर से भी ये सवाल लूंगा। नैरेटिव आप देखिए, संविधान का एक नैरेटिव गढ़ा गया कि संविधान खतरे में है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव में नैरेटिव का फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ, लेकिन राज्यसभा चुनाव आते, माफ करिएगा, जो राज्य के चुनाव थे बिहार के, वो आते आते भ्रम टूट गया और वहां पर ये नैरेटिव नहीं चला। राहुल गांधी तेजस्वी ने खूब विधानसभा की प्रतियां लहराई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी ये नैरेटिव नहीं चला। तो आपको क्या लगता है, अब जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, चाहे वो तमाम हिंदुओं को खिलाफ हो कि सनातन विरोधी बीजेपी है, या फिर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो नैरेटिव है, क्या वो नैरेटिव काम आ पाएंगे? देखिए, वो नैरेटिव जो चल रही है समाजवादी पार्टी या जो भी तमाम कांग्रेस पार्टी, वो इसी वजह से चल रही है क्योंकि वो अपने सामने देख रहे हैं कि उनका जो मुस्लिम वोट है, मतदाता है, वो कहीं ना कहीं वो अपनी खुद की लीडरशिप तलाशने के लिए, अपनी लीडरशिप इवॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए वो अब कोशिश करने लगा है। उनको अब उतना एक वोट नहीं मिलेगा जितना पिछली बार के चुनाव में मुसलमानों का वोट तमाम दलों को मिला था। अब मुसलमान अपने जो चाहे ओवैसी हो या कहीं निर्दलीय हो या कोई छोटी दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट मजबूत उनको मिलता है तो वो जरूर उसको वोट करेंगे। अब बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान वोट नहीं करेगा। ये कुछ चीजें हैं कि जो अभी इस समय जो उत्तर प्रदेश के माहौल में दिखने लगी है। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए इस बार वोट करेंगे। ठीक है राम जी, क्या आप सहमत हैं? क्योंकि जो वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं हमने देखा जरूर है, लेकिन वो नैरेटिव समय समय पर काम नहीं आया है। आपको क्या लगता है? क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी नैरेटिव गढ़ने के लिए उतरी हुई है। अभी आप देखिए, अजय राय का आज ही प्रोटेस्ट हो रहा है और बीजेपी को सनातन विरोधी बता रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर 75 जिलों में अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट हो रहा है। समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। तो अब क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हिंदू विरोध बताकर ये नैरेटिव गढ़ा जाएगा, जैसे संविधान को लेकर एक नैरेटिव गढ़ा गया? इससे कितना फायदा?
देखिए, जो हिंदू विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं है। हकीकत में इसमें एक स्वच्छ प्रजातंत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई महत्व नहीं होता है और ये अब जी। आम मतदाता को समझ में आ रहा है। तो उदाहरण के लिए आप देखिए ना, पिछले यूपी के जो चुनाव हुए थे, 403 मेंबर्स में से मुस्लिम समुदाय के कितने 7.7% ही आ पाए थे, 31 सीट ले पाए थे, जबकि उनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी और इतनी सीटें पर खड़ा किया था, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि एक जी। धर्म का पक्ष लेकर आगे बढ़ने से देश का विकास नहीं होगा। आज का मतदाता तो ये जानता है कि उसको क्या फायदा है, किस पार्टी को वो सपोर्ट करे कि जिससे उसको फायदा हो। फायदा कौन से होते हैं? ये अपराधी वर्ग के मतदाताओं का ये फायदा होता है कि उनके बच्चे जेल में जाए तो उनकी जमानत हो जाए, इसलिए वो उस पार्टी का पक्ष करते हैं। और जो स्वतंत्र श्रेणी के मतदाता होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो तो कल्याणकारी कार्य देखते हैं। आज की तारीख में यूपी की सड़कें हैं, यूपी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, यूपी में विकास को और दूसरे जितने भी पक्ष हैं, आर्थिक रूप से जो गरीबों को उठाया जा रहा है और देश की स्वतंत्रता, देश की रक्षा के लिए जो वर्तमान सरकार प्रयास कर रही है, ये लड़ाई दरअसल में देखा जाए तो सीधे सीधे जो है ना, एक फिलॉसफी की लड़ाई है। क्या हम राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या हम राष्ट्र को 2047 तक जो दुनिया का श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं? ये मुद्दे इनडायरेक्टली मतदान पर असर करेंगे और इनके कारण सभी दूसरे दल जो हैं एक तरह से अपना विकास का कार्यक्रम तो नहीं बता पा रहे हैं। बस मोदी खराब है, मोदी देश के दुश्मन है, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, चलिए ठीक है। ज़ुहैर साहब, जो राम जी ने कहा, राम जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक को टारगेट करने से नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, क्योंकि आपने योगी मोदी को टारगेट किया तो उसका नुकसान विपक्ष को हुआ है। कांग्रेस के हालात, आरजेडी के हालात, समाजवादी पार्टी के हालात अब हम देख रहे हैं। बंगाल में भी कुछ ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होगा ये वक्त बता पाएगा। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ एक टारगेट रखने से अब कुछ विपक्षी पार्टियों को नहीं होने वाला, आपको अपना एजेंडा, अपने मुद्दे बताने होंगे, और जब तक आपने ये नहीं बताया, जनता समझेगी कि सिर्फ आप एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं जो उच्च पद पर है, पूरी पार्टी को नहीं। देखिए, जब तक जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जो है सेंटर में लाके और एजिटेशन नहीं होगा या उसको जो है अपना पार्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन नहीं बनाएगी, तब तक इन लोगों को सफलता मिलने वाली है, किसी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। अभी आप देख लीजिए कि संसद में जिस तरीके से हंगामा रहा है, जिस तरीके से एक एप्स्टीन फाइल नाम की एक चीज का जो है उल्लेख करिए, उससे आम आदमी का क्या मतलब है? आम आदमी आपको क्यों वोट देगा फाइल के नाम पे? या कोई भी ऐसा मुद्दा जिससे पीएम कॉम्प्रोमाइज करके आप पोस्टर वो लगा के और वहां पे आप प्रदर्शन कर रहे, उससे आम आदमी का क्या मतलब है? आम आदमी को वो बात नहीं समझ में आती है कि जो उसको डायरेक्ट हिट करे, जो उसके हित की बात हो। जिस तरीके से तमाम जो ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने जो है चलाई है, वो डायरेक्ट बेनिफिट की जो योजना है, जो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं। बिल्कुल राम जी, क्या ये सही बात है कि जनता से जुड़े मुद्दे को नहीं उठाया जाता और हम देखते हैं कि विपक्षी पार्टियां उस एजेंडे पर फेल हो जाती है, जिस तरीके से ज़ुहैर तराबी साहब कह रहे हैं। और इस वक्त भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो एजेंडा लेकर चल रही है, उसमें वो बात खा सकती है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आज का मतदाता जो है पुराने मतदाताओं से बिल्कुल भिन्न है। उसका सोच अलग है, उसका विचार अलग है और वो किसी के बहकावे में क्षणिक समय पर आ सकता है, कुछ मुद्दों पर आ सकता है, लेकिन देश के हित में और उसके स्वयं के हित में और मानवता के हित में और देश की सुरक्षा के हित में अगर वो विचार करता है, जो कि कर रहे हैं, विशेषकर जो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की उम्र के जो नवयुवक मतदाता हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो जो है की पर्सन है, वो मतदाताओं में मतदान में एक पलट भी ला सकता है, जिसको जैन भी कहकर उनको उकसाने की कोशिश कुछ लोगों ने की है, वो उनको उल्टी पड़ रही है। जिन लोगों ने भी उनको उकसाने के प्रयास किया है, जो कुछ भी हो रहा है आज, फिलहाल किसकी रणनीति राम जी उल्टी पड़ेगी और किसकी सीधी, किस चुनाव में कितना फायदा होगा, ये तो खैर वक्त बता पाएगा। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। समय इतना ही था, माफी चाहता हूं, फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी।
और ज़ोहैर तोराबी साहब, आपसे भी जरूर मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। फिलहाल जो वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक बताने की कोशिश कर रहे थे, वो साफ तौर पर ये बता रहा था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट बैंक को अपना करने की कोशिश हो रही है। दानिश अंसारी मैदान में इसलिए आए ताकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का तोड़ निकाला जाए। फिलहाल आगे आने वाले समय में विशेष समुदाय को वोट बैंक कौन हासिल करेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बनाएगा, हम आपको लगातार बताते रहेंगे, क्योंकि ये तो जनता तय करती है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जो अंदेशा होता है वो पहले से पता लगता है, जो जानकारियां हम आपको देते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर बात करेंगे पते की। नमस्कार।